जरा सोचिए, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक पक्की डील, ये किसी मजबूत इमारत की तरह लगता है ना? पर क्या हो अगर उस इमारत की नींव में ही कोई खराबी हो, कोई ऐसी छिपी हुई दरार जो पूरे स्ट्रक्चर को गिरा दे? आज हम कॉन्ट्रैक्ट कानून की उन्हीं अनदेखी खामियों को समझने वाले हैं जो बड़े से बड़े समझौतों को भी बेकार बना सकती हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सी बारीकियां हैं जो एक मजबूत दिखने वाले वादे को कानून की नज़र में एकदम खोखला साबित कर सकती हैं? चलिए आज इन्हीं छतम खामियों की एक एक करके पड़ताल करते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की इमारत के जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी ईंट होती है, उसकी बुनियाद, उसे कहते हैं कंसिडरेशन या प्रतिफल। और अगर ये बुनियाद ही ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट की इमारत कभी खड़ी ही नहीं हो सकती। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 साफ साफ कहता है कि बिना लेन देन के कोई भी अग्रीमेंट कानूनी तौर पर शून्य है। मतलब कानून की किताब में मुफ्त के वादे की कोई जगह नहीं होती। अच्छा, ये कंसिडरेशन शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है, कुछ के बदले कुछ। अगर मैं अपनी कार बेचने का वादा करता हूं तो मेरे लिए कंसिडरेशन है वो पैसा जो मुझे मिलेगा, और खरीदने वाले के लिए कंसिडरेशन है वो कार। ये एक टू वे स्ट्रीट है, एक तरफा रास्ता नहीं। लेकिन हाँ, कानून हमेशा इतना सख्त भी नहीं होता। कुछ खास मामलों में ये लेन देन वाले नियम में थोड़ी ढील देता है। जैसे कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार सिर्फ प्यार और अपनेपन की वजह से लिखित में कुछ देने का वादा करे, या कोई किसी की पहले की गई मदद के बदले में पेमेंट करने का वादा करे, तो कानून उसे भी मान्यता देता है। ठीक है, तो मान लिया कि नींव पक्की है, पर क्या होगा अगर इमारत बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो ही गैर कानूनी हो? कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कुछ समझौते बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कानून कुछ समझौतों को तो शुरू से ही खारिज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समाज के लिए, पब्लिक पॉलिसी के लिए सही नहीं है। जैसे किसी की शादी में रुकावट डालना, या किसी को अपना काम धंधा करने से रोकना, या फिर बाजी लगाना। कानून कहता है ऐसी डील हो ही नहीं सकती, बात खत्म। चलिए अब इमारत में पड़ी उन दरारों की बात करते हैं जो अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देती। ये दरारें हैं धोखे और झूठ से ली गई सहमति। जब किसी की रजामंदी ही आज़ाद ना हो, मतलब फ्री कंसेंट ही ना हो। यहां सबसे पहला और बड़ा विलन है फ्रॉड, यानी कपट। इसे ऐसे समझिए, जब एक पार्टी को अच्छे से पता है कि वो झूठ बोल रही है और उसका मकसद ही सामने वाले को धोखा देना है। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इरादा, धोखा देने का साफ इरादा। और फ्रॉड का ही एक मिलता जुलता भाई है मिस रिप्रेजेंटेशन। पर यह एक मासूम गलती है। यहां भी बात तो झूठी ही होती है, लेकिन बोलने वाले को पूरी ईमानदारी से लगता है कि वो सच बोल रहा है। यहां धोखा देने का कोई इरादा नहीं होता। और ये स्लाइड देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। फ्रॉड एक जानबूझकर किया गया धोखा है, इसलिए कानून भी सख्त है। कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द होगा ही, साथ में हर्जाना भी देना पड़ सकता है। जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन एक अनजाने में हुई भूल है, तो आमतौर पर सजा सिर्फ इतनी कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। सारा खेल इरादे का है। तो हमने नींव देख ली, मटीरियल देख लिया, दीवारों की दरारें भी देख लीं। अब आते हैं उस पर जिसने ये इमारत बनाई। क्या हो अगर कॉन्ट्रैक्ट करने वाला ही कानूनी तौर पर उससे बनाने के काबिल ना हो, जैसे कि एक नाबालिग? इस बात को समझने के लिए एक सदी से भी ज्यादा पुराना लेकिन आज भी सबसे जरूरी केस देखते हैं, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। कहानी है 1903 की। धर्मोदास घोष नाम का एक लड़का जो नाबालिग था, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर एक साहूकार से 20,000 रुपए का कर्ज ले लेता है। और मजे की बात यह कि साहूकार के एजेंट को यह बात पहले से पता थी कि यह लड़का माइनर है। तो अब सवाल ये उठा कि क्या वो साहूकार अपने पैसे वापस पाने के लिए उस नाबालिग पर केस कर सकता था? क्या कानून एक बच्चे को अपना वादा निभाने के लिए मजबूर कर सकता है? और जब यह मामला उस वक्त की सबसे बड़ी अदालत प्रिवी काउंसिल में पहुंचा, तो वहां से एक ऐसा फैसला आया जिसने भारत में कॉन्ट्रैक्ट कानून की दिशा ही बदल दी। कोर्ट ने कहा, एक नाबालिग का किया गया अग्रीमेंट सिर्फ रद्द होने लायक नहीं है, वो तो शुरू से ही पूरी तरह से शून्य है, यानी एब्सोल्युटली वॉइड। इसी केस ने हमें वॉइड एब इनिशियो का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है शुरुआत से ही शून्य, यानी कानूनी तौर पर वो कॉन्ट्रैक्ट कभी वजूद में आया ही नहीं। वो बस कागज का एक बेमतलब टुकड़ा था और कुछ नहीं।
तो हमने कॉन्ट्रैक्ट की 4 सबसे बड़ी खामियों को समझा। अब सवाल यह है कि इस सारी जानकारी से हमें क्या सीखना चाहिए। तो ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले। तो अगली बार जब भी कोई डील सामने आए तो ये 4 सवाल अपने आप से जरूर पूछें। पहला, क्या इसमें लेन देन यानी कंसिडरेशन है? दूसरा, क्या डील का मकसद कानूनी है? तीसरा, क्या रजामंदी बिना किसी धोखे के अपनी मर्जी से दी गई है? और चौथा, क्या डील करने वाले सभी पक्ष कानूनी तौर पर इसके लिए सक्षम हैं? ये 4 सवाल एक मजबूत और एक खोखले समझौते का फर्क बता सकते हैं। तो अब जब ये नियम पता चल गए हैं तो जरा सोचिए, हमारे आसपास रोज न जाने कितने वादे किए और तोड़े जाते हैं, पर उनमें से कितने वादे वाकई में कानूनी तौर पर मजबूत हैं और कितने सिर्फ खोखले शब्द।